Very good morning, students. Today's video is on P block elements. Before this, I had explained and give you the introduction on P block elements. But actually, I want to give you the group analysis of group 15. Group 15 में जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है और उसकी प्रॉपर्टीज में कैसे वेरिएशंस होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 15 और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप नंबर क्या है हमारा? ग्रुप 15। मैं इसको बता दिया हूं, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि ग्रुप 15 जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वह आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये एलिमेंट्स ग्रुप 15 में हैं। यानी ये इस एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। यानी चूंकि ये फर्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप का नाइट्रोजन है, या इसको हम दूसरा क्या कहते हैं? पी निकोजन फैमिली। निकोजन फैमिली। तो चलिए इसके बाद अब हम इसको देखते हैं। तो इसके ऑकरेंस के बारे में, ऑकरेंस हमारा जो है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस कहाँ कहाँ पर जो है मौजूद रहते हैं, किस किस कंपाउंड्स में रहते हैं, इसका सोर्सेस क्या है, तो इसके बारे में भी मैंने जो है इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। यानी ग्रुप 15 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कितना होगा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगा? यह हो जाएगा NS2 और NP3, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इस ग्रुप 15 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को निकालने के लिए हमें जानना है इसका एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर 1 का याद रखें, क्योंकि यह क्या है? 2 और 5, यानी यह सेकेंड पीरियड में है। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए 8 जोड़ने पर ये 15 हो जाते हैं। इसके बाद 18 बढ़ जाते हैं, तो 18 अगर जोड़ देंगे तो ये 33 हो जाते हैं। फिर अगर हम 18 जोड़ते हैं तो ये 51 हो जाते हैं। और लास्ट 6th पीरियड है, इसमें एफ ब्लॉक भी आते हैं, और तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं? एफ और डी के साथ साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी 32 जोड़ना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 83। ये हमारा एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं इस तरह से। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसको हम जैसे 2 और 5 लिखते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है? हीलियम के होते हैं, जो इनर्ट है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? हीलियम। और दूसरा क्या है? 2 सेकेंड ऑर्बिट में क्या होते हैं? एस में 2 और पी में 3। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब उसी तरह से 8 नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, यानी 2, 8, 5। तो इस तरह से 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इनर्ट कोर होते हैं। इनर्ट कोर यानी वह क्या हो गया? नियॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, यानी 3s2 एंड 3p3। अब इसका अगर करते हैं तो 2, 8 और कितना है? 18 और 5, यानी 1 सेल्स बढ़े देंगे। अब इसमें ये तो रफली मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया,
तो इसका क्या हो जाएगा 2 8, और इसमें से हमको क्या लेना होगा 8 इलेक्ट्रॉन ही लेना होगा। तो यह क्या हो जाएगा आर्गन 18, और जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4th में हैं, यानी ये 3d के साथ आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट है वह आ जाएगा 4s2 एंड 4p3। इसमें भी अगर देखते हैं तो फिर उसी तरह से 2 8 18 8 18 फिर 18 एंड 5, यानी इसमें क्या होंगे 5 सेल्स होंगे। 5 सेल्स में क्रिप्टन जो है 36, यानी अब यहां देखते हैं 2 8 18, इसको तो हम लेंगे ही, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसका इसमें ऐड हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ये किस में आ जाएंगे 4d में, 4d में, और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये 5s2 एंड 5p3। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 2 8 18, और इसमें क्या जोड़े हैं 32 जोड़े हैं हम, तो ये क्या हो गया 32, और 18 तो पहले से ही है 18 5। अब इसमें क्या है हमको ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, और जो 10 है वो तो रह ही जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या आ जाएंगे f ऑर्बिटल्स में, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाएंगे d ऑर्बिटल, और जो आउटर मोस्ट में है हमेशा 5 रहेंगे। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारा। अगर यहां से यहां तक हम लेते हैं 14 को निकाल दें तो यह क्या होगा ज़ेनॉन। इसके बाद जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है 4f, यानी ये हो गया 4f14, और इसके बाद 5 में d, 5d में 10, और ये जो लास्ट ऑर्बिट है 6th ऑर्बिट है 6s2 6p3। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इस ग्रुप की, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल लेते हैं इसका। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज इस पे आधारित है उसको हम देखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो बेस्ड है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आधारित हमारा क्या है सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज। अब ये देखते हैं फर्स्ट हमारा है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी इसका हम कह सकते हैं साइज, एटॉमिक साइज, ये इसी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है लास्ट है n बराबर 2, यानी इसमें 2 सेल्स मौजूद हैं। इसमें क्या है n इक्वल टू 3, थर्ड, इसमें n इक्वल टू 4, इसमें n इक्वल टू 5, और इसमें n इक्वल टू 6। यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो सेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे न्यूक्लियस से और उसकी साइज भी बढ़ेगी। तो एटॉमिक रेडियस इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। दूसरा नंबर है हमारा आयनोजेशन, आयनोजेशन इंथैल्पी, आयनोजेशन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन्स ये छोटा है और ये बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेंगे तो ये जल्दी से आसानी पूर्वक छोड़ देंगे। इसका मतलब यही है कि आयनोजेशन इंथैल्पी भी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी देखते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइज पे भी डिपेंड करता है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये भी डिपेंड करता है साइज पे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इसके साथ साथ हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डिपेंड करता है इसके साइज पे और साथ ही साथ इसके जो वैलेंसीज बनते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो ये सारे हो गए। इसके साथ साथ हमारा क्या है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं एलोट्रॉपी, ये अलग प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद कैटेनेशन टेंडेंसी है, कैटेनेशन टेंडेंसी या कैटेनेशन का नेचर, हम इसके बारे में जानते हैं। इसी में हम एटॉमिसिटी भी पढ़ सकते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम इसमें डील करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इन सभी चीजों को कि ये सारे प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं इस ग्रुप में, देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे बदलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक रेडियस को लेते हैं, इसको मिटा दें। तो एटॉमिक रेडियस क्या देख रहे हो, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो सेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चलते जाएगा और जितना अधिक दूर होगा, जितना अधिक सेल्स होगा, उतना ही साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो फर्स्ट हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट हमारा है एटॉमिक रेडियस, इसके बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, जब हम पीरियड्स में चलते हैं, किस तरफ, जैसे मान लेते हैं ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, इस तरह से हम जाते हैं पीरियड में। ये क्या है, पीरियड में चलते हैं। तो ये पीरियड में, हर एक पीरियड्स में एन क्या होता है, कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लें हम, जैसे मान लो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसके कितने होते हैं, 2 और 4, इसके 2 और 5, इसके 2 और 6, तो n बराबर क्या है, 2, यानी n हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ सेल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, डेफिनिट रहेंगे। तो इसके साइज को हम कैसे पता करेंगे कि अगर इस तरफ जा रहे हैं तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है कितना है, 6, इसका 7, इसका 8, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यानी एटॉमिक रेडियस अगर हम ग्रुप नंबर 14 का करें और ग्रुप 15 का करें, ग्रुप 16 का करें, तो इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा ग्रुप 15 से, और ग्रुप 15 का ज्यादा होगा ग्रुप 16 से। लेकिन अगर हम ग्रुप में नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि क्या चेंज होता है। बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में अगर हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। इसी ग्रुप में 15 में, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। इसका हमने क्या देखा कि इसमें n क्या है, 2 सेल्स, इसमें भी n क्या है, 3 है। इस तरह से बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं,
नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। अब सेल्स की संख्या जब बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। जब हम इसके नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगी। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसको हमें देखना पड़ता है। स्पेसिफिक रीजन क्या है, यहां पर देखते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या होते हैं, D10 नहीं है, d ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनसाइड वह नहीं है, यानी इसमें जो है d ऑर्बिटल्स नहीं है, जिसके कारण इनर्ट जो कोर बनते हैं, क्या बनते हैं, इनर्ट कोर बनते हैं। तो एटॉमिक रेडियस स्विफ्टली तेजी से बढ़ते हैं, स्विफ्टली इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक, ड्यू टू इनर्ट कोर, इनर्ट कोर होते हैं इसमें, इनर्ट कोर। इनर्ट कोर के कारण इसमें जो शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उसके जो इनर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से नजदीक होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट, जिसके कारण अगर स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस क्या होंगे, इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस क्या होंगे, इंक्रीज। ठीक है। अब हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं, 3D10 है, 4D10 है, इसमें 4F14, 5D10 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल में क्या होते हैं, भरे होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होते हैं, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं। बट on moving on from arsenic to bismuth, आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो d ऑर्बिटल, d एंड f ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, भरे होते हैं और आर फिल्ड, ये भरा है। अगर d और f ऑर्बिटल्स भरा होंगे तो वह क्या करेगा, उसके कारण क्या होगा, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट विल कॉज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अगर डी और एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होते जाता है, और जब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, यह न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या हो जाएगा, यह इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ये जो न्यूक्लियस है बाहरी ऑर्बिट को अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज, एटॉमिक साइज क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है अंदर की तरफ। बट रीजन क्या है, बट नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये जो इसका इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या होता है, लेस इम्फेटिक, कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, एटॉमिक साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक साइज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, ये क्या होंगे, इंक्रीजेज, बट इस तरह से इंक्रीज होंगे, बट सिंपल इंक्रीज होंगे, इंक्रीजेज बट सिंपली इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंक्रीज नहीं होगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जब हम इसके नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप
ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होते हैं, इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। ये हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया। अब सेकंड हमारा क्या है, आयनोजेशन एंथैल्पी। इसको शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा हमारा क्या है, आयनोजेशन एंथैल्पी या आयनोजेशन पोटेंशियल। आयनोजेशन एंथैल्पी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इलेक्ट्रॉन जो जितना न्यूक्लियस से दूर रहेगा उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतनी ही कम एनर्जी देना पड़ेगा। यानी आयनोजेशन एंथैल्पी ये डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये इतने सा ही जानना है। यानी एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है टेंडेंसी, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स टेंडेंसी, इसकी जो टेंडेंसी है वह क्या होगा, इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा, कम जो है एनर्जी लगेगा। तो देन आयनोजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीजेज होगा डाउन द ग्रुप के नीचे। ये तो हो गया हमारी ग्रुप की बात है। अब अगर हम देखते हैं पीरियड्स में, इन पीरियड्स मेन चीज हमको देखना है पीरियड्स में। अब हम देखते हैं जैसे कार्बन है, इसके बाद नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है। इसका जो एटॉमिक साइज है, इसमें इसका एटॉमिक साइज क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ये स्मॉल, ये और स्मॉल होते हैं। यानी कार्बन का जो एटॉमिक साइज है ज़्यादा, नाइट्रोजन का से, ऑक्सीजन से ज़्यादा। फिर भी आयनोजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो आयनोजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। बट आयनोजेशन एंथैल्पीज यह रेडियस पे ही, साइज पे ही डिपेंड नहीं करता है, यह डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आयनोजेशन एंथैल्पी किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर। अब ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है, इसको देखना पड़ेगा, ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी। अब देखिए कार्बन है, कार्बन को देख लेते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देख लेते हैं, और कार्बन की जो ऑर्बिटल है उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो कार्बन में है 2 4 1s2 2s2 2p2, यानी s और p में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद नाइट्रोजन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3। इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन जो है इसमें 1s2 2s2 2p4 आ जाते हैं। यानी p ऑर्बिटल्स में अब अगर हम देखते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो रूल क्या कहता है, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी क्या कहता है कि आइदर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। ये हाफ फिल्ड है इसलिए यह क्या है, मोर स्टेबल है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यानी इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो इससे इसकी आयनोजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसमें ये छोटा साइज है, आयनोजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, आयनोजेशन एंथैल्पी क्या लगते हैं, कम लगते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल ऑर्बिटल है, अनस्टेबल है। हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए यह इसका पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इसलिए आयनोजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज
ग्रेटर देन आयनोजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा होते हैं। ये हो गया हमारा आयनोजेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, जिसके मान लेते हैं कि ये है और दूसरा ये है, बड़ा साइज है, इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस जगह है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो अब इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं खींचेगा, क्योंकि डिस्टेंस हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स जो है वह क्या होगा, घट जाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करता है साइज पे, और साइज अगर हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ते जाती है, तो साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी नाइट्रोजन यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, क्योंकि इधर से एटॉमिक रेडियस ये क्या होते हैं, इधर से जाते हैं तो ये इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज जब होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। और एक पार्ट्स और बता रहा हूं, इसी पर डिपेंड करता है मेटेलिक नेचर। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ तक जो है मेटेलिक नेचर तक हम जल्दी से कर देते। मेटेलिक नेचर क्या होते हैं, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो टेंडेंसी है। तो जो साइज बड़ा होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो न्यूक्लियस से जो फोर्स है वह कमजोर फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर में है। तो जो जितना दूर है वह आसानी से फ्री है और वह आसानी से निकल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो नेचर क्या हो जाएगा, मेटेलिक नेचर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो नजदीक है वह इलेक्ट्रॉन भी जाना चाहेगा, वह जल्दी नहीं जाएगा, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि वह न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। इसलिए यह क्या होगा, इसका जो मेटेलिक नेचर होगा ये कम होगा, क्योंकि मेटेलिक नेचर क्या करता है, डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर। तो कौन कर सकता है, जिसका साइज बड़ा है, यानी साइज बड़ा है तो मेटेलिक नेचर भी बड़ा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, मेटेलिक नेचर भी ज्यादा होगा। और इसी के अपोजिट क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर। अब इसी का हम एक देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों छोटे हैं, ये दोनों क्या है, नॉन मेटेलिक नेचर का होगा। और जैसे जैसे जाते हैं मेटेलिक नेचर बढ़ते जाती है। ये क्या होता है, मेटलवाइट, और ये सबसे बड़ा साइज है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये मेटेलिक नेचर शो करता है। और ठीक इसके उल्टा इस तरह से होगा, यानी इधर से आएंगे तो मेटेलिक नेचर इधर डिक्रीज होगा, इधर से जाएंगे तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा। तो आज यहाँ तक, चूंकि वीडियो बड़ी हो गई है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में मैं कंप्लीट रूप से बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।